हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज़ रेनू यादव। वेलकम टू माय चैनल रेनू यादव इकोनॉमिक्स पॉइंट। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थशास्त्र की विषय सामग्री और क्षेत्र के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री एवं क्षेत्र की विवेचना। एक्सप्लेनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र का क्षेत्र। अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित 3 बातों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की प्रकृति अर्थात अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला या दोनों है, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड साइंस और आर्ट्स और बोथ। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान, इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो इन सब बातों का अध्ययन अर्थशास्त्र के विषय सामग्री और क्षेत्र के बारे में अध्ययन हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अर्थशास्त्र के विषय सामग्री के बारे में। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का प्रत्यक्ष संबंध आर्थिक क्रियाओं से होता है। अगर हम लोग अर्थशास्त्र की विषय सामग्री की बात करें तो इसमें डायरेक्ट रिलेशन रहता है आर्थिक क्रियाओं से, यानी कि मनुष्य जो काम करता है उसके बदले में जो उसे पैसे मिलते हैं, वैसी क्रियाओं को आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो वैसी क्रियाओं से अर्थशास्त्र की विषय का संबंध होता है। आर्थिक क्रियाओं को अध्ययन करने के लिए अर्थशास्त्र को निम्नलिखित 5 भागों में बांटा गया है। पहला, विनिमय, इसे इंग्लिश में एक्सचेंज कहते हैं। प्रोफेसर जेवेंस के अनुसार कम उपयोगी वस्तु से अधिक उपयोगी वस्तुओं की अदला बदली विनिमय कहलाती है। यह आवश्यक है कि यह अदला बदली स्वतंत्रतापूर्वक और स्वेच्छा से होनी चाहिए। इसमें कोई फोर्स नहीं होना चाहिए कि हम किसी पे फोर्स डाल के वस्तु की अदला बदली कर ले। ये अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम वस्तु की अदला बदली करने के लिए रेडी हैं या नहीं हैं। यह वस्तु विनिमय प्रणाली के ऊपर आधारित है। विनिमय में मुख्य रूप से वस्तुओं के मूल्य निर्धारण का अध्ययन किया जाता है। जब हम वस्तु के विनिमय के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें वस्तु के मूल्य के निर्धारण के बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरा, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, उत्पत्ति के विभिन्न साधन मिलकर जिस संयुक्त वस्तु का उत्पादन करते हैं उसको उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में बांटने की क्रिया वितरण कहलाती है। वितरण के अंतर्गत उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के जैसे पुरस्कार जैसे लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ आदि के निर्धारण का अध्ययन किया जाता है। उत्पत्ति के साधन का मतलब है कि जब कोई वस्तु का निर्माण होता है तो उसमें बहुत सारी वस्तु को लगाया जाता है और वस्तु का निर्माण होता है। नेक्स्ट, उपभोग, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तु की उपयोगिता को नष्ट करना उपभोग है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब वस्तु को अपने उपभोग में लाता है और उसे उपयोगिता मिलती है और तो वो उपभोग के अंतर्गत आता है। अर्थशास्त्र के विकास के प्रारंभिक चरण में उपभोग को विशेष महत्व नहीं दिया गया था, परंतु वर्तमान समय में उपभोग का अर्थशास्त्र में सबसे अधिक महत्व है। इसलिए उपभोग को अर्थशास्त्र का आदि और अंत कहा जाता है। उत्पादन, प्रोडक्शन, उत्पादन से तात्पर्य मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी वस्तु की उपयोगिता के सृजन से है। दूसरे शब्दों में उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन है। उत्पादन के अंतर्गत उत्पत्ति के साधनों, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन के विशेषताओं एवं उनकी कार्यक्षमता, उत्पत्ति के नियम, उत्पत्ति की अन्य समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है राजस्व, पब्लिक फिनांस। वर्तमान समय में आर्थिक कार्यों में राज्य का महत्व दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए अर्थशास्त्र में 5वां विभाग राजस्व बनाया गया है। इसके अंतर्गत सरकार के व्यय, आय, ऋण तथा वित्तीय प्रशासन आदि से संबंधित है। संसाधनों, सिद्धांतों एवं समस्याओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। अर्थशास्त्र में ये 5 विभाग वास्तव में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का निर्माण करते हैं। अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में जानते हैं कि प्रकृति कैसी होती है अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र की प्रकृति के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला। कई अर्थशास्त्री में मतभेद भी है और कई इसका समर्थन भी करते हैं कि इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट्स है। तो इसको जानने से पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि विज्ञान क्या है, कला क्या है, इनका अर्थ क्या है। विज्ञान का अर्थ, मीनिंग ऑफ साइंस, किसी शास्त्र में क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान शब्द विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जानना।
किसी भी शास्त्र को विज्ञान कहलाने के लिए निम्नलिखित 3 शर्तों को पूरा करना आवश्यक होता है। पहला, उसका क्रमबद्ध अध्ययन होना चाहिए, वह कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करने के योग्य हो, उसके नियम सार्वभौमिक हो। अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। अर्थशास्त्रियों का मत है कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि किसी शास्त्र को विज्ञान कहलाने के लिए जिन शर्तों को पूरा करना आवश्यक है, अर्थशास्त्र उन सभी शर्तों को पूरा करता है। तो अर्थशास्त्र में विज्ञान के वो सारे गुण मौजूद हैं, इसलिए अर्थशास्त्र को हम लोग विज्ञान कह सकते हैं। कला का अर्थ है, मीनिंग ऑफ आर्ट्स। अब अर्थशास्त्र कला के रूप में भी है, तो पहले कला का अर्थ जान लेते हैं। कला का अर्थ करने से है, अर्थात किसी कार्य को उत्तम एवं सही तरीके से करना ही कला है। प्रोफेसर किन्स के अनुसार कला नियमों की वह प्रणाली है जो किसी दिए हुए उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक हो। मतलब कला का अर्थ होता है कि जो हम नियम बनाते हैं अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से उसको अपना लेते हैं। अर्थशास्त्र कला भी है। अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को विज्ञान के साथ साथ कला भी मानते हैं। कला शब्द किस धातु से बना है, जिसका अर्थ है करना। प्रोफेसर जे के मेहता के अनुसार विज्ञान ज्ञान है और एवं कला का प्रयोग है। ये प्रोफेसर जे के मेहता का विचार है। कला आर्थिक समस्याओं के अध्ययन एवं समाधान के लिए व्यवहारिक सलाह भी प्रदान करता है। मुद्रा, बैंकिंग, विनिमय दर का निर्धारण, भुगतान संतुलन आदि से संबंधित समस्याओं के समाधान में अर्थशास्त्र की अहम भूमिका होती है। इसलिए अर्थशास्त्र को कला कहना उचित है। कला के रूप में अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान तथा आदर्श विज्ञान के बीच एक कड़ी का काम करता है। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान। इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस। उपरोक्त व्याख्या से यह स्पष्ट हो गया है कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। विज्ञान 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान। अर्थशास्त्र इन दोनों में से कौन सा विज्ञान है, या दोनों ही है, दोनों ही विज्ञान है, इस बात का अध्ययन करना भी आवश्यक है। वास्तविक विज्ञान वह विज्ञान होता है जो अपने को वास्तविकता तक ही सीमित रखता है। वह वस्तु की स्थिति का ही अध्ययन करता है, उसकी अच्छाई बुराई से उसका कोई संबंध नहीं होता है। आदर्श विज्ञान तथ्यों की केवल व्याख्या ही नहीं करता बल्कि उनकी अच्छाई बुराई के बारे में भी सुझाव देता है। अर्थात अगर आदर्श विज्ञान है तो उसमें कुछ कमियां हैं तो उसको सुलझाने का, उसको हल करने का भी आदर्श विज्ञान सुझाव देता है। आदर्श विज्ञान क्या होना चाहिए का भी अध्ययन करता है, यानी कि आदर्श विज्ञान में क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में आदर्श विज्ञान अध्ययन करता है। जो अर्थशास्त्र को केवल एक वास्तविक विज्ञान मानते हैं वे इस संबंध में अनेक तर्क देते हैं। इनके अनुसार कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करते समय यह बताना संभव है कि किसी कार्य के करने का परिणाम क्या होगा। यह बताना बहुत कठिन है कि क्या होना चाहिए। यदि अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान मान लिया जाए तो क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए कि विवाद में फंसकर अर्थशास्त्र का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए कुछ अर्थशास्त्रियों का मत तो यहाँ तक है कि सिद्धांत बनाना, उनको लागू करना, उनके अच्छे बुरे परिणामों की व्याख्या करना आदि सभी काम जब अर्थशास्त्री ही करने लगेंगे तो अन्य शासक क्या करेंगे। अतः अर्थशास्त्र को एक वास्तविक विज्ञान ही बने रहने देना चाहिए। वास्तव में जो भी आर्थिक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं उनका उद्देश्य मानव कल्याण में वृद्धि करना ही होता है। अर्थात इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ नहीं रह सकते। वो अपनी सोच को, अपने विचार को बदलते हैं ताकि आने वाले समय में अर्थशास्त्र की अलग अलग परिभाषाओं से समाज में परिवर्तन लाया जा सके। अर्थशास्त्र में मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अन्य विज्ञानों की विषय वस्तु बेजान होती है, परंतु अर्थशास्त्र जीवित एवं विवेकशील मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन करता है। क्योंकि अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो मनुष्य से संबंधित है। उस पर केवल आर्थिक घटनाओं का ही नहीं वरन दया, प्रेम, भावुकता आदि का भी प्रभाव पड़ता है। उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान ही नहीं बल्कि एक आदर्श विज्ञान भी है। अर्थशास्त्री का कार्य केवल व्याख्या और खोज करना ही नहीं वरन अच्छाई और बुराई को भी बताना है। तो इस निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान के रूप में आर्थिक तथ्यों का अध्ययन करता है, यानी कि मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। नीति प्रधान विज्ञान के रूप में तथ्य किस प्रकार के होने चाहिए उसका अध्ययन करता है तथा कला के रूप में इच्छित उद्देश्यों की पूर्ति के साधन का भी अध्ययन करता है। ये तो रहा आज की वीडियो में इकोनॉमिक्स के विषय और प्रकृति के बारे में। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।